तो एज को आप या तो घटाओगी या तो बढ़ाओगी, तभी तो असर दिखेगा। क्लियर? तो चूंकि एज को तो घटाया नहीं जा सकता, इन्हें कि पेट छोटा करने के लिए काट दे तो ये छोटा हो जाएगा, टाइम मशीन में डाल दे बात नहीं होगी। तो ये कुछ देर के लिए मान लें कि हम एज को अप साइड की ओर ले जाते हैं। और समझ में आ रही ये बातें? तो अगर एज यानी ए जो है अगर राइज करता है तो ई क्या होगा? फॉल्स हो जाएगा ना। मानी जैसे जैसे कम हो गया, एक रिलेशन एस्टेब्लिश हुआ, मानी डायरेक्शन दोनों का क्या हुआ? अपोजिट हुआ। ये बात समझ में आ गए? तो इस आधार पर हम इसलिए किसी को हम डैमेज नहीं कर रहे हैं, अलग अलग पेज में लिखने पैसा तो थोड़ी लग रहा है, पन्ना थोड़ी है कि जाके फिर घट जाएगी तो लेके आना है। इलेक्ट्रॉनिक पेपर इसी का नाम है। लाखों पेपर बना लीजिए सेम कॉस्ट में। यस, भले ही सर को लोड करने में परेशानी हो जाए कि 50 पन्ने हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हर स्लाइड से क्लियर हो रही है ये बातें? अब जो है इस आधार पर आप देखते हैं कि आपने इस आधार पर देखा कि आपके पास एक और बात लेते हैं तो समझ में बात आ जाएगी कि अब लीजिए मैं यहां पर लेता हूं आई फॉर इनकम और ई फॉर एक्सपेंडिचर। आई फॉर इनकम और ई फॉर एक्सपेंडिचर, ये आई हो गया और ये ई हो गया। कौन किस पर डिपेंड करेगा? एक्सपेंडिचर इनकम पर डिपेंड करेगा। तो क्या लिखेंगे? ई डिपेंड्स अपॉन आई, इनकम हो गया। तो इसका रिजल्ट क्या होगा? आई को हम पकड़ेंगे हमेशा, जो ब्रैकेट के अंदर है उसी को घटाएंगे बढ़ाएंगे। तो अगर इनकम को हम अप करते हैं तो ई क्या होगा? सोचिए, अगर इनकम बढ़ता है तो आपका खर्च, सोचिए सोचिए, बढ़ जाएगा। और इनकम, अब इसमें दूसरा साइड बनाते हैं, इनकम अगर गिरता है एक्सपेंडिचर भी गिर जाएगा। ये एक रिलेशन बन गया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब अगर मान लेते हैं कि यहां पर ले लेते हैं कुछ ढंग से, कुछ में ये ले लेते हैं दूसरा टर्म आपका डी फॉर डिमांड और पी फॉर प्राइस हो गया। तो अब जो है हम रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं, डी डिपेंड्स अपॉन प्राइस, डी डिपेंड्स अपॉन प्राइस, यानी डी इज ए फंक्शन ऑफ प्राइस। तो हम किसको बढ़ाएंगे? प्राइस को बढ़ाएंगे। प्राइस को बढ़ाते हैं तो डी क्या होगा? गिर जाएगा। और अगर प्राइस को घटाते हैं डी बढ़ जाएगा। अब इसको उलट देते हैं, पी और डी का पोजीशन को उलट देते हैं। एज और आई साइड को उलट नहीं सकते, क्योंकि एज ऑलवेज जो है इंडिपेंडेंट होगा, वो कभी भी डिपेंडेंट नहीं होगा। एज कभी भी डिपेंड नहीं करेगा किसी भी चीज से, क्योंकि उसका एक ही डायरेक्शन है, अप हो जाना है ना, लास्ट में फाइनल हो जाना। बड़ी कस कहां से आ गई फाइनल होने पर। अब जो है हम उलट देते हैं पोजीशन, पोजीशन उलट देते हैं तो अब क्या लिखते हैं? अब किसको घटाएंगे बढ़ाएंगे? डिमांड हमारा अब जो है इंडिपेंडेंट हुआ इस केस में, इस केस में प्राइस। इस
बात को ही केवल समझा, क्योंकि इसमें क्या है, ऑलवेज आपका रिलेशन दिखाना है। तो रिलेशन दिखाना है कि किसके बीच में किसको रिलेशन दिखाना है, और हमारे कंटेक्स्ट में जिस बात को हम डिफाइन कर रहे हैं उसमें कौन हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है और कौन हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और वो आपको चुनना नहीं है, वो तो पहले से किताब चुन दिया है। केवल आपको है कि कॉस्ट फंक्शन में किसको वो डिपेंडेंट लेके चल रहा है, किसको वो इंडिपेंडेंट लेके चल रहा है। डिमांड फंक्शन में किसको वो डिपेंडेंट लेके चल रहा है, किसको वो इंडिपेंडेंट, क्योंकि वो तो पहले ही से एस्टेब्लिश कर दिया है ना रिलेशन। आपको तो केवल पढ़ना है, अब पढ़कर उसके अनुसार आपको जवाब लिख देना है। आपको तो थेसिस नहीं लिखनी है, क्योंकि जो पहले से कही गई बातें हैं उसी बात को तो लिखना है। बात समझ में आ रहे हैं? अब ये देखिए पोजीशन हमने चेंज कर दिया, तो किसको घटाएंगे किसको बढ़ाएंगे, डिमांड को बढ़ाते हैं, प्राइस पर क्या इंपैक्ट आएगा, सोचिए, यू आर, सोचिए, कैसे सिंपल से तरीका बता दें। अब मान लो कि 2 को टोटो लगा है, क्लियर, 5 व्यक्ति हैं या 10 व्यक्ति हैं, बात समझ में आ रहे हैं, उसकी अपनी प्राइस है। अचानक 25 व्यक्ति और आ गए, सबको टोटो की जरूरत है, अब ये है तू 2 को टोटो, वहां डिमांड बढ़ने से, अब प्राइस बढ़ने से, प्राइस बढ़ने से, प्राइस बढ़ने से डिमांड घटेगा, लेकिन डिमांड बढ़ने से है ना। बात समझ में आ गए, कितना आसान सी बातें हैं। अब आपका जवाब मिल गया कि पोजीशन चेंज करने से मैटर भी चेंज हो सकता है। जवाब तो उसी समय दे सकते थे, जिस समय प्रश्न किए उसी समय जवाब दे सकते थे, लेकिन जवाब से संतुष्टि हुई कि पोजीशन चेंज करने से बाप बेटा हो जाएगा, बेटा बाप हो जाएगा, है ना। अब तुम कोई यहाँ खड़ा हो जाए, मैं वहां चला जाऊं, तो मैं स्टूडेंट हो जाऊंगा, आप टीचर हो जाएंगे। पोजीशन चेंज हुआ ना, पोजीशन चेंज होने से रिलेशन भी चेंज होता है। इसलिए कोई हमेशा ये सोचेगा कि राइट को बने लेफ्ट में लिख दे, लेफ्ट को राइट में लिख दे, ऐसे कैसे होगा। किसी महिला को, अपने एज के महिला है, उसको अगर लेफ्ट साइड बैठाइएगा तो पत्नी हो जाएंगे, राइट साइड बैठाइएगा तो माँ हो जाएगी। हाँ, है पत्नी लेफ्ट साइड में बैठती है और माँ राइट साइड में बैठती है, वो अलग मैटर है, वो अलग मैटर है। लेकिन सामाजिक दौर में घर में पूछिएगा कि पत्नी की जो स्थान है अपने पति के लेफ्ट साइड में होता है और राइट साइड में, खैर छोड़ो ना, वो कहाँ लॉजिक में चली गई, यही लॉजिक में उसको आनंद आ रहा है, पूछ लेना घर में, नहीं पूछना, छोड़ो। देखो इधर, तो अब क्या पढ़े कि डिमांड अगर बढ़ता है तो प्राइस बढ़ जाएगा, और अगर डिमांड घटता है तो प्राइस घट जाएगा। ये बात समझ में आ गई ना। इंडिपेंडेंट को पकड़ोगे तो डिफिनेशन आराम से लिख दोगे, व्हाट इज डिमांड फंक्शन, यहीं से जवाब आ जाएगा। व्हाट इज डिमांड फंक्शन, जवाब यहीं से लिख लोगे, अलग से डिमांड अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। तो पहले इसके बारे में एक बात और समझाते, तो बात समझ में आ गई क्या, कि या तो इंडिपेंडेंट जिस डायरेक्शन में हो, डिपेंडेंट भी उसी डायरेक्शन में है, या जिस डायरेक्शन में इंडिपेंडेंट, हमेशा इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट के आधार पर डिपेंडेंट को देखेंगे। अगर इंडिपेंडेंट के डायरेक्शन से डिपेंडेंट का डायरेक्शन अपोजिट है तो अपोजिट हो गया, नहीं तो सेम डायरेक्शन हो गया। बात समझ में आ रहे हैं। तो इस आधार पर कहते हैं कि फंक्शन जो है वो 2 तरह का होता है। इस आधार पर फंक्शन 2 तरह का होता है। एक को कहते हैं डायरेक्ट फंक्शन या डायरेक्ट रिलेशन, किताब में पढ़ी है डायरेक्ट रिलेशन या डायरेक्ट फंक्शन, टर्म आया है कभी कभी क्या।
और डायरेक्ट फंक्शन को डायरेक्ट रिलेशन भी कहेंगे। बात समझ में आ रहे हैं? या इसको पॉजिटिव फंक्शन भी कहेंगे। डायरेक्ट फंक्शन को ही दूसरा नाम पॉजिटिव फंक्शन है। इसको कैसे डिस्कस करेंगे? तो मान लेते हैं कि हमारे पास फंक्शन जो है वो y इज ए फंक्शन ऑफ x। इसको बोलते हैं जनरल एक्सप्रेशन ऑफ फंक्शन, कि x कुछ भी वैल्यू है और y कुछ को भी रिप्रेजेंट करेगा। ये जो है स्पेसिफिक था। स्पेसिफिक का मतलब यहाँ डिमांड और प्राइस स्पेसिफिक हो गया, यहाँ पर इनकम एक्सपेंडिचर स्पेसिफिक हो गया, पर्टिकुलराइज हो गया। तो जब चीज दो ही कोई भी फॉर्म को दो ढंग से लिखते हैं, एक पर्टिकुलर फॉर्म में और एक जनरल फॉर्म में। ठीक है? तो जब कभी भी फंक्शन को शो करना है तो क्या करते हैं कि हम लोग दो वेरिएबल को ले लेते हैं, एक्स एंड वाई, है ना। दो वेरिएबल ले लिए एक्स और वाई। क्या करते हैं कि एक्स को इंडिपेंडेंट कर देते हैं और वाई को डिपेंडेंट, और इस ढंग से एक्सप्रेस कर देते हैं। इस तरह का एक्सप्रेशन कहीं भी देखिएगा तो मिलता रहेगा। तो इससे क्या समझेंगे कि देयर इज ए रिलेशन बिटवीन वाई एंड एक्स, एंड इन दिस केस एक्स इज इंडिपेंडेंट एंड वाई इज डिपेंडेंट। दैट मीन्स वाई बिहेव्स एज एक्स बिहेव्स। वाई वैसा ही बिहेव करेगा, माने वाई बिहेव्स ऑन द बेसिस ऑफ एक्स बिहेव्स। बात समझ में आ गए? तो अब कैसे समझेंगे कि ये पॉजिटिव रिलेशन है? तो बहुत आसान है। एक्स हमारा क्या है? इंडिपेंडेंट। एक्स अगर राइज करता है तो वाई राइज करेगा, सेम डायरेक्शन। या एक्स अगर फॉल्स करता है तो वाई भी फॉल्स करेगा। तो ये हमारा रिलेशन कौन सा रिलेशन कहलाएगा? तो जैसे ही हम स्टेटमेंट लिखेंगे, स्टेटमेंट से क्लियर हो जाएगा कि अगर हम इंडिपेंडेंट को बढ़ा रहे हैं तो उसका इंपैक्ट डिपेंडेंट पर क्या हो रहा है। अगर वही डायरेक्शन में बढ़ेगा तो कहेंगे देयर इज ए पॉजिटिव रिलेशन। तो कहता है कि व्हाट इज डिमांड फंक्शन? डिमांड फंक्शन इज ए रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड ऑफ द कमोडिटी एंड प्राइस ऑफ द कमोडिटी। डिमांड फंक्शन, व्हाट इज डिमांड फंक्शन? एक स्टेटमेंट है। आंसर क्या होगा? डिमांड फंक्शन शोज ए रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड its price. That is the definition of demand function. अब आगे की चूंकि एक कहानी में थोड़ा सा और बात जोड़ दी जाए तो there is an inverse relation between the both. अगला स्टेटमेंट हो गया ना? अगला स्टेटमेंट हुआ कि नहीं? उसी से रिलेटेड एक पैराग्राफ तो लिखना है ना डिमांड फंक्शन में। तो डिमांड फंक्शन में क्या होता है कि हमको डी और पी के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। तो डिमांड फंक्शन का मतलब डी डिपेंड्स अपॉन पी। कॉस्ट फंक्शन में कॉस्ट डिपेंड्स करेगा किसी पर? प्रोडक्शन में प्रोडक्शन यानी आउटपुट डिपेंड करेगा इनपुट पे। सबका डिफिनेशन यही हो गया। नहीं हुआ कुछ है? और भी कुछ समझा देते हैं, 2-4 मिनट और लगेगा। तो कहेंगे व्हाट इज डिमांड फंक्शन? राइट ए शॉर्ट नोट ऑन डिमांड फंक्शन। तो सिंपल क्या लिखेंगे कि डिमांड फंक्शन शोज अ फंक्शन भी जोड़ दे, फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी एंड इट्स ओन प्राइस। एक स्टेटमेंट कंप्लीट। देयर इज एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन द बोथ। सेकंड स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट, इट मीन्स व्हेन प्राइस ऑफ द कमोडिटी राइजेस quantity of the commodity, quantity demanded of the commodity falls and vice versa। है ना? बात हो गई। It can be expressed in symbolic form like as follows। फिर डी इधर लिख देंगे इक्वल टू एफ एफ पी लिख देंगे। बात समझ में आ गए? इतना लिख देंगे तो एक पैराग्राफ हो गया ना। डिफिनेशन क्लियर हुआ कि नहीं? वो डिमांड फंक्शन नहीं है, वो इनवर्स डिमांड फंक्शन है। उसको क्या बोलेंगे? इनवर्स, जो आपके कोर्स में नहीं है। अच्छा, अब दूसरा जो है क्या होगा कि जब x ऑलवेज, अगर x को हम राइज करते हैं माने डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट राइज होगा तो डिपेंडेंट क्या होगा? फॉल्स होगा। और अगर इंडिपेंडेंट फॉल्स होगा राइज करेगा, यानी अपोजिट रिलेशन हो गया ना। यानी कि डायरेक्ट को क्या बोल सकते हैं? इसका अपोजिट इनडायरेक्ट रिलेशन का है। इनडायरेक्ट रिलेशन लिख दें या इनडायरेक्ट फंक्शन कुछ भी लिख सकती हैं। अब तो स्वतंत्र हो गई, टर्म अब गड़बड़ाएगा नहीं। तो अगर पॉजिटिव है तो उसको चाहे इनडायरेक्ट फंक्शन कहें चाहे निगेटिव कहें, दोनों का मतलब
एक है, ये कंफ्यूज नहीं होइएगा कि काट के आपको करेक्ट करना है। तीसरा क्या कर सकते हैं, बोले थे कोई, इनवर्स। इनवर्स मतलब उल्टा होता है ना। और क्या कर सकते हैं, अपोजिट नहीं कर सकते हैं। यानी कितने नाम से हम एक चीज को बोल सकते हैं। आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब अगर कहेगा, ये बातें तो हो गई, अब कहेगा कि इसको ग्राफ बनाइए, बहुत आसान सा चीज है, एक्सिस बना लिया। जो इंडिपेंडेंट होगा उसको नीचे लिखेंगे, जो डिपेंडेंट होगा उसको ऊपर लिखेंगे। केवल प्राइस को ऊपर लिखते हैं, इंडिपेंडेंट होने के बावजूद भी प्राइस कहाँ होता है, ऊपर। प्राइस और रेट ऑफ इंटरेस्ट, इकोनॉमिक्स में ये दो वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट है, कौन कौन, प्राइस ऑफ, रेट ऑफ इंटरेस्ट। इन दोनों को इंडिपेंडेंट होने के बावजूद भी उसको वर्टिकल एक्सिस पर लिखते हैं। बाकी जितने भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो हमेशा किस पर होगा, हॉरिजॉन्टल पर होगा। ये काम मार्शल ने किया था, पी और आर को ऊपर रखा था। अदरवाइज जितना भी इंडिपेंडेंट होगा वो कहाँ होगा, हॉरिजॉन्टल होगा। तो अब चूंकि रिलेशन कौन सा है, पॉजिटिव, कहीं से भी लाइन खींच देंगे, हो गया सिंपल। ये पॉजिटिव रिलेशन हो गया, y इज ए फंक्शन ऑफ x। अब देखिए, मान लीजिए कि x का वैल्यू x1 है, मान लिया 20 है कुछ, तो क्या होगा, यहां से हो गया, इसको बढ़ा देते हैं, ये x2 हो गया, ये बढ़ गया ना, इसके रिस्पेक्ट में देखिए ये y2 हो गया, ये भी बढ़ गया, हो गया पॉजिटिव रिलेशन। तो जैसे ही आपका स्टेटमेंट मिलेगा वैसे ही कह सकते हैं, इट कैन बी शोन विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग डायग्राम। आराम से स्केच कर दीजिए, पॉजिटिव है तो ऊपर खींच दीजिए लाइन, मेजर भी नहीं करना है, फ्री हैंड है। तो केवल एक वर्ड से, यानी केवल एक टर्म से देखिए सबका डिफिनेशन क्लियर हो जाता है। बात समझ में आ रहे हैं, गर्मी लगने लगी ना, थोड़ा सा है, सर को कहते हैं एसी चाह, बस खत्म कर देते हैं। अब देखिए इसको जो है, हाँ गर्म है, गर्म लग रहा है। अब इसको देखिए, ये कौन सा रिलेशन है, इनवर्स। तो क्या करेंगे इसको, तो वो नीचे खींच देंगे लाइन, कहीं भी खींच देंगे, यहाँ खींच दे, यहाँ खींच दे, यहाँ खींच दे, कोई बोलने वाला नहीं है। अब इसको डिनोट करना है कैसे, यहाँ पर आपने x1 लिख दिया, तो आप डिनोट कर रहे हैं कि ये y1 है। इसको बढ़ाकर आप x2 कर देते हैं, तो इसके रिस्पेक्ट में यहाँ आ गया, तो देखिए ये y2 हो गया। ये गिरा कि नहीं गिरा, ये बढ़ा कि नहीं बढ़ा। तो जब कभी इन्वर्स रिलेशन होगा तो ऊपर से नीचे लाइन खींच दीजिए, क्योंकि मेजर तो करना नहीं है। बात समझ में आ गए। और इसी से जो है आपको डिमांड फंक्शन का डिफिनेशन हो गया, और इसी से क्या निकला, लॉ ऑफ डिमांड। इसी से डिफिनेशन क्या निकला, लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड के लिए कौन सा लेंगे, ये वाला रिलेशन, डी इज अ फंक्शन ऑफ पी। तो क्या लिखेंगे इसका डिफिनेशन, वेरी सिंपल, लॉ ऑफ डिमांड सेज, है ना, लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट when the price of the commodity rises, quantity demanded of the commodity falls, and when price of the commodity falls, हमेशा प्राइस पहले रखेंगे। लोग गड़बड़ा जाता है क्या कि सेकंड जब एंड जोड़ता है ना, तो फिर वहां पर वो डिमांड को बढ़ाने लगता है और आके अटक जाता है। इसलिए आप रुक रुक के क्या बोलेंगे कि लॉ ऑफ डिमांड सेज दैट when the, इसको पकड़े रहेंगे सामने, when the price of the commodity rises, quantity demanded of that commodity falls, and when the price of the commodity falls, quantity demanded of the commodity rises. क्लियर, फुल स्टॉप। क्योंकि किसी भी वस्तु की क्वांटिटी को मांगते हैं, आप 5 किलो आम कहते हैं, 5 बने उसकी क्वांटिटी मांगते हैं, नहीं कि आप वर्ड यानी आम को नहीं मांगते, आम की क्वांटिटी को मांगते हैं। समझ में आ रहे हैं। इसी जैसे कहेगा कि 1 चम्मच चीनी, तो उसका अंग्रेजी क्या होगा, 1 स्पून फुल शुगर नहीं कहते हैं, 1 स्पून फुल ऑफ शुगर कहते हैं। एक टोकरी आम, तो अ बास्केट फुल ऑफ मैंगोज कहते हैं। अब बास्केट मैंगो नहीं कहते, लिखते हैं ये बास्केट फुल ऑफ मैंगो लिखते हैं ना, मैंगोज।
तो बात आ गई ना कि आपने क्वांटिटी की डिमांड किया, वो जो वर्ड है वो अपनी जगह एग्जिस्ट करता है। बात समझ में आ गया? इसीलिए जहां कहीं भी डिमांड अगर पढ़ रहे हैं तो वहां क्या लिखेंगे? क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी के साथ डिमांडेड। तो डिमांड फंक्शन भी क्लियर, लॉ ऑफ डिमांड फिर हम उसको पढ़ा देंगे, लेकिन जो डिमांड की कहानी आप कह रहे थे इससे कई बातें क्लियर हो गई। इसी को लिखता है क्या कि लॉ ऑफ डिमांड डिस्क्राइब्स या स्टेट्स या सेज दैट व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेस क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ दैट कमोडिटी फॉल्स वाइस वर्सा सेटिस पारिबस, यानी कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। ये लिखा जाता है, पढ़ी है क्या है? कीपिंग अदर थिंग रिमेनिंग द सेम व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी राइजेस। आप जो है प्राइस को फॉल्स भी कर दीजिए ना, लॉ जो कहता है कहने दीजिए, आप फॉल्स करा के आप आगे लिखिए। अरे अगर राइज करेंगे तो क्वांटिटी गिरा देंगे अपने स्टेटमेंट में, अगर हम प्राइस को जो है फॉल्स करा देंगे तो क्वांटिटी को बढ़ा देंगे। लॉ तो दोनों है ना, तो एक वाइस वर्सा कर देंगे तो अपोजिट हो जाएगा। इसलिए लाइन बाय लाइन नहीं लिखे, किताब में लिखा है फॉल्स तो हम फॉल्स से लिखे। आई बात समझ में? एक लाइन आप लिख दीजिए, दूसरी बात आप वाइस वर्सा करके निकल जाएंगे। तो दिस इज द कह सकते हैं कि फंक्शन और फंक्शन से जुड़ी ही बातें हैं। तो अब कभी भी कोई फंक्शन डिस्कस करेंगे तो हमारा तौर तरीका यही रहेगा कि देखो ये फंक्शन है, इसका ये वेरिएबल, इसका ये वेरिएबल है। आप इसे पूछेंगे कि चूंकि इंडिपेंडेंट है, अगर इसको बढ़ाइएगा तो इस पर क्या इम्पैक्ट आएगा, जो इम्पैक्ट आएगा वही लिख देंगे, वही कहानी है। बात समझ में आई? कुछ क्लियर हुआ? यस। अब प्रस्थान कीजिए, नेक्स्ट क्लास में फिर मीट करते हैं। तो क्लास है आप लोगों का ना, कुछ क्लियर हुए? कंफ्यूजन कुछ डाउट हुआ? क्लियर हुआ? उसमें टाइम टू टाइम जो है डिफरेंट इकोनॉमिस्ट हुए, उन्होंने अपने अपने ढंग से इसकी डिफिनेशन